नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, एसआईआर को लेकर के बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। बीते दिन ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था और ब्रेकिंग खबर ये कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दिया है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अपने जवाब में चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे जो ब्रेकिंग खबर है, और ब्रेकिंग खबर यह है कि चुनाव आयोग ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कौन सा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था जिसका जवाब दिया है। देखिए, कल ही हम लोगों ने वीडियो किया था जो 6 अगस्त को प्रशांत भूषण साहब जस्टिस सूर्यकांत के बेंच में अपीयर हुए थे। उन्होंने ये कहा था, 3 जज ये बेंच था। उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने जो 65 लाख लोगों का नाम काटा है, इसकी सूची तो इन्होंने दिया है, लेकिन भेग दिया है कि इतने इसमें मृत हैं, इतने इसमें परमानेंटली ट्रांसफर्ड हैं और इतने का नाम डुप्लीकेट वोटर कार्ड इसलिए हटा है। स्पेसिफिक नहीं दिया कौन मृत हैं, कौन ट्रांसफर्ड हो गए हैं और कौन जो है सो उसमें डुप्लीकेट हैं। स्पेसिफिक कॉज नहीं दिया है। तो वो कुछ बोल रहे थे उनके काउंसिल, तो उस पर ऑनरेबल बेंच ने कहा कि आप जो भी कहना चाहते हैं ऑन एफिडेविट रिप्लाई में लिख करके हमको आप दें। रिप्लाई में लिख करके दें और 9 अगस्त के अंदर दें। सैटरडे तक हमें सबमिट करें। आपका कल ये सवाल था क्या सरकार सबमिट कर देगी, तो मैंने यह भी कहा था चूंकि लिस्ट बना हुआ है सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑनरेबल बेंच ने यह भी कहा था कि जो लिस्ट बना है वह लिस्ट आप जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दीजिए, उनको अवेलेबल कराइए। जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, उनको भी अवेलेबल कराइए और जो आपके जो बीएलओ हैं उनको भी अवेलेबल कराइए ताकि लोग देख सकें कि मेरा नाम है कि नहीं है। और वो जो लिस्ट है वो किस चीज़ के लिए लोग मैंने इजीली अवेलेबल करिए उस लिस्ट को। तो ये बात ऑनरेबल बेंच ने कहा था कि आप सब अवेलेबल कराइए और अवेलेबल, तो उन्होंने कहा कुछ पॉलिटिकल पार्टी को हमने अवेलेबल कराया है, तो बोला कुछ को कराया, कुछ को किस किस पार्टी को आपने कराया वो भी हमको लिस्ट में रिप्लाई में लिख करके दे दीजिए। शनिवार तक उनको रिप्लाई देना था, मतलब स्टरडे जो कल बीत गया। उन्होंने कल रिप्लाई सबमिट कर दिया। कर दिया है। चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। क्या कहा है अपने जवाब में? रिप्लाई में उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो रूल है, जो एक्ट है, उसके अनुसार हम इस बात के लिए बाध्य नहीं हैं, हम यह लिखें कि किसका नाम क्यों कट गया। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि ऑनरेबल बेंच का यही कहना है, सारे जो पिटिशनर्स उनका यही कहना है कि नेचुरल जस्टिस के तहत आप जो किसी का नाम काटिएगा इसका हमको कारण दिखाइए, क्यों आपने नाम काट दिया। आपके पास जो मृत का लिस्ट है उसका ग्राउंड क्या है, आपके पास जो ट्रांसफर्ड का लिस्ट है उसका ग्राउंड क्या है, और जो डुप्लीकेट है उसका क्या है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों का नाम आपने काटा है, तो एक एक शख्स की जानकारी हमें दीजिए, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इस बात के लिए तो बाध्य हैं, अगर किसी का नाम काटते हैं तो उसको एक नोटिस आप देंगे और नोटिस में आपत्ति करने का समय देंगे, और आपत्ति अगर वो नहीं करता है या करता है तो उसके आधार पर फिर फर्दर लिस्ट, जो ये तो ड्राफ्ट लिस्ट है ना, ये लिस्ट तो कम फाइनल लिस्ट नहीं है। जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसमें अभी तो ड्राफ्ट लिस्ट लेवल में अभी कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, अभी कोई ये मैटर नहीं कि फाइनल लिस्ट ये हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में आप यह दिखाइए कि हमें इनका जो नाम आपने काटा है तो उनको आप नोटिस दीजिए। इस इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि हम इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि उनको हम नोटिस दें। ये भी कहा कि हम बाध्य नहीं है कि हम नोटिस दें। हमारा जो कानून है, जो नियमावली है, उसके तहत हम बाध्य नहीं है कि हम जिनका नाम है उनके बारे में हम बता देंगे, जिनका नाम कट गया उनका लिस्ट हम अवेलेबल करा में, इसके लिए हम बाध्य नहीं है। लेकिन फिर भी और नोटिस भी हम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हमने लिस्ट को अवेलेबल करा दिया है और लिस्ट हम बाकी पॉलिटिकल पार्टी को भी, जबकि रूल नहीं है तब भी अवेलेबल हम करा रहे हैं और सारे लोगों के, जबकि उन्होंने 2 रूल को कोट किया है। जो उनका इलेक्शन का जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 का रूल 10 और रूल 11, वो जो उन्होंने क्या कहता है
रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960 1960 ये कहता है कि पब्लिकेशन ऑफ रोल इन ड्राफ्ट जो होगा तो उसकी एक कॉपी उसको अवेलेबल कराई जाएगी। तो अवेलेबल कराने में कहते हैं कि आपके ऑफिस में अवेलेबल रहेगा, वहां जाके आप देख लीजिए। एक्ट बना है 1960 में, ना उसमें वेबसाइट था ना उसमें एक्ट था, तो हर चीज का अपडेशन होता है। तो अब तो चूंकि अगर गजट में अगर अगर उसमें यह भी कहा ओवरसीज अगर है तो इलेक्ट्रॉनिकली भी अवेलेबल कराइए। मान लीजिए बहुत सारे लोग जो विदेश में हैं उनको तो आपका लिस्ट यहाँ नहीं देख पाएंगे, तो अब तो वेबसाइट हो गया, तो विदेश रहें देश में रहें सब जगह देख लें, तो आप वो वेबसाइट पे अवेलेबल करा दीजिए। जिन लोगों का नाम नहीं है वो देख सकेंगे मेरा नाम क्यों नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टीज को लिस्ट का अध्ययन करने के लिए पूरा लिस्ट आप दे दीजिए। लेकिन जिनका नाम उनका कहना ये है कि हमने जो नोटिस निकाला है 24 जून वाला, उसमें एक फॉर्म डी है, और फॉर्म जिनका नाम कट गया और हम लोग फॉर्म नहीं भरने के कारण या किसी और कारण या जिंदा है तब भी नाम कट गया, तो एक फॉर्म डी में एक फॉर्म भर के जमा कर दें। उनके फॉर्म भरने से ही हम मान लेंगे कि वो जिंदा है या उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो डुप्लीकेट नहीं है, उनका रोल में नाम हम पुनः ड्राफ्ट रूल है फिर से नाम हम डाल देंगे। ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। लेकिन एक बात यहाँ उठती है कि कितने लोग जागरूक हैं, कल भी मैंने सब डिस्कस किया था कि जो वोटर्स हैं वो कितने जागरूक हैं, निरक्षरता कितनी है और साक्षरता भी है। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे गांव के सबसे अमीर आदमी, उतनी जमीन किसी गांव में उस समय नहीं थी, सबसे रिच आदमी थे, उन्होंने कहा कि 5 रुपया रिक्शा में लग रहा था, ईपिक कार्ड में फोटोग्राफी जहाँ हो रही थी, बोले हम 5 रुपया क्यों खर्च करें, हम क्यों जाए, हम 5 रुपया क्यों खर्च करें, हम क्यों। वो सबसे बड़े आदमी नहीं, गरीब आदमी थे, सबसे बड़े आदमी थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों 5 रुपया खर्च करें, हम क्यों जाए फोटो खिंचाने, जिसको खींचना होगा घर पर आके खींच लेगा, वोट किसी को मिलेगी, सरकार कोई बनेगा, सत्ता कोई भोगेगा, हम क्यों इसके लिए जाएं। ये उन्होंने कहा। यानी कि इस तरह की निराशा है, ये जागृति लेवल है पॉलिटिकली। भले बिहार में हर चौक चौराहे पर राजनीतिक गपशप से ही खाना पचता है, तो एंजाइम का काम करता है। लेकिन राजनीतिक रूप में अगर कहा जाए कि आपको फॉर्म भरना है, आपको ऑब्जेक्शन दायर करना है, तो कहेगा हमें कोई परीक्षा देना है, कोई नौकरी मिलनी है, हम कहेंगे सब काम करें। ये है, आप देखते हैं कि लोग वोट देने के पहले लोग गाड़ी से ले जाते हैं, चलो वोट देने के चलो, ये स्थिति है। यानी कि जमीन की सच्चाई यही है, जमीनी सच्चाई यही है। लेकिन वकील साहब, हम आपसे ये भी थोड़ा समझना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने अपने जवाब में जिन बातों का जिक्र किया है वो बातें कितनी सही लग रही हैं आपको? सही कह रहा है चुनाव आयोग? अगर रूल के अनुसार है भी तो मैं आपको बता, इस उदासीनता की बात हमने कर ही दिया। बाकी जो निरक्षर लोग उनको तो पता ही नहीं है कहाँ से ऑब्जेक्शन, लैक ऑफ अवेयरनेस। और जब तक उनको जाके बीएलओ ना कहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाके ना कहे भाई तुम्हारा नाम करके लो ये फॉर्म भरो मैं तुम्हारा जमा कर दूंगा, तब तक ये हैंड होल्डिंग जब तक नहीं करेंगे ये काम नहीं होगा, लोग नहीं करेंगे। लेकिन यह कहना कि हम बाध्य नहीं है, नियम और कानून में नहीं लिखा हुआ है, तो शायद इस बात को लोग भूल रहे हैं कि मेनका गांधी जजमेंट जो 1976 में हुआ था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये बात एस्टेब्लिश किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में भी नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ेगा और फेयरनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आज कोई एक्शन ऐसा करते हैं जिससे किसी का, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, किसी को मताधिकार जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये अगर आप किसी को वोट देने के मताधिकार से वंचित करेंगे और कहेंगे हमारे रूल में लिखा हुआ नहीं, तो रूल में संशोधन आप कर लीजिए, या सुप्रीम कोर्ट में दे देगी लिख करके कि आप संशोधन करके इसको डालिए। क्योंकि अब किसी को अगर आपका, तो ये जो रिवीजन है, ये जनवरी के जो लिस्ट है उसको रिवीजन कर रहे हैं, जो इनका एक्ट में सेक्शन 14 में लिखा हुआ है, जब रिवीजन आप कर रहे हैं, पिछला इलेक्शन आप कर चुके हैं, तो आप किसी का नाम काटिएगा और उसका नाम सही माने वो जिंदा और कट गया, या वहीं पर है आपने ट्रांसफर लिख दिया, कहीं बाहर है तब हो गया है, किसी का भी नाम कटा है, ये तो जुर्म हो आ गया उसकी बात नहीं है। जिसका नाम कट गया और उसमें कुछ भी नाम है, जैसा कल भी आप भी बता रही थी, मुझे नहीं पता, कुछ लोगों का नाम कटा है, तो कोई जरूरी है कि वो आदमी फॉर्मेलिटी भर ही दे, ना भरे तो क्या होगा, इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। उनको आप नोटिस देंगे, नहीं देंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, बीएलओ आपके उसके पास जाएंगे, आप कहते हैं बीएलओ के पास आप जाएं, आप जाके मिले। कितने लोग आपको अपना काम धाम नौकरी खेती बाड़ी छोड़ करके, अभी धान रोपनी का समय है, आपको लग रहा है कि लोग जाएगा बीएलओ के पास और जाके फॉर्म डी भरेगा, उसको तो ऐसे ही भरने में लगता है, हर भरने में समझता है हर ब्लॉक में इसमें हमको मिलेगा क्या, वृद्धा पेंशन मिलेगा, गेहूं मिलेगा, खाते में कितना पैसा आएगा, खाते में कितना पैसा आएगा, कितना बोली फॉर्म भरेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी जाएंगे तो बोले हमको क्या मिलेगा। ये जनता का जो लेवल है, जो स्तर हो गया, वो लेवल पब्लिक का नहीं रहा जो आजादी के समय में था कि लोग देश के लिए जीना चाहते थे। अब स्थिति ये होगी, लोग समझता है हम एक फॉर्म भरेंगे तो हमें क्या मिलना जाना है। तो इस हालत में यह तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है, जिन लोगों का आपने नाम काटा उसको आप ठोक बजा के इंश्योर करके देख लें तो वो सही माने मृत हैं और
परमानेंटली ट्रांसफर्ड हैं या डुप्लीकेट हैं। यानी कि वकील साहब आप यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के जवाब से आप पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? नहीं, जवाब से हमने सुप्रीम कोर्ट का जो इंटेंट है, जिस ढंग का आदेश है, उन्होंने कहा कि जवाब में इसको लिख के दीजिए, ये आप हमको स्पेसिफिकली लिख के दीजिए किसका नाम क्यों कटा, तो वो कहा इसके लिए हम बाध्य नहीं हैं और हम नेचुरल जस्टिस के लिए भी नहीं है, हम तो अपना दे देंगे लिस्ट, जिनको भरना है भरेंगे, जैसे भरेंगे हम। तो अब क्या लगता है अगली सुनवाई जब होगी तो क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर है मताधिकार, सुप्रीम कोर्ट यहाँ से पीछे नहीं घसकेगी, ये मैं आपको फर्म बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर से नहीं पीछे घसकेगी और वो जरा भी मुहब्बत करने को तैयार नहीं होगी, कहेगी आप इसे इंश्योर करना पड़ेगा, कारण को बताना पड़ेगा किसका नाम आपने नहीं काटा। इन्होंने कहा हम इसके लिए बताने के लिए बाध्य नहीं है। अब थोड़ा सा मामला फेस टू फेस वाली हो गई है। अच्छा। वो कहते हैं कि हम बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहती है आपको बताना होगा। जो पेटिशनर्स हैं वो कहते हैं हमको लेकिन कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है वकील साहब। बिल्कुल नहीं है, और संविधान कोर्ट नहीं, संविधान सबसे ऊपर, संविधान सब कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स का, अपने देश में किसी व्यक्ति का राज नहीं है, रूल ऑफ लॉ है और संविधान का राज है। ये अपने वो जो अपना ड्राफ्ट, लेकिन चुनाव आयोग को भी मानना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा, बाध्य हो उसको मानने, यानी कि जानकारी देनी पड़ेगी 65 लाख वोटर्स का नाम क्यों कटा है। जी, अगर कुछ भी लोगों का नाम कट गया और नहीं जुट पाया, मान लीजिए सब मृत हैं और सब उसमें से ट्रांसफर्ड हैं या डुप्लीकेट हैं, तब कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोगों का ऐसा है और वो यह कि फॉर्म डी, यानी कि अगर 15 लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या एसआईआर को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा? फिर से हम वही सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हम इतना वर्ष स्थिति का हम कल्पना नहीं कर रहे, हमें लगता है बीच का रास्ता निकल जाना चाहिए। अब वो कहते हैं डिलीशन, हमें किसी का नाम काटने का अधिकार है रूल 21 में, तो नाम काटने का अधिकार है, लेकिन नाम किसी को मताधिकार छीनने का अधिकार आपके पास नहीं है। नाम कटने से मताधिकार छीन जाता है। और एक बात और, हम 2-3 दोष अखबार में आपके यहाँ देख रहे हैं, उसका नाम डुप्लीकेट है, उसके नाम से 2 एपिक कार्ड है, उसके नाम से 2 नंबर है। तेजस्वी यादव हो या फिर विजय एनीबॉडी एल्स हो, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना ठीक नहीं है। लेकिन एपिक कार्ड अगर दो, ये इशू उठा था आपको बंगाल इलेक्शन में, तो इलेक्शन कमीशन ने ही रिप्लाई दिया था, अगर 2 एपिक कार्ड है, किसी कारण से 2 नंबर पड़ गया है, 2 जगह रहने के कारण पड़ गया है, 2 कार्ड इशू हो गया है, तो भी तो वोटर, मान लीजिए कोई आदमी डुप्लीकेट, मान लीजिए फेक ही है, तो कोई आदमी जाके वोट दे सकता है उस कार्ड से, वहां तो वोटर लिस्ट से मिलाता है नाम, सब कुछ मिलाया जाता है, नाम, फोटोग्राफ, तब दिया जाता है वोट। और अब मान 2 जगह बन भी गया तो वोट तो कहीं एक ही जगह था, ये इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई है। दूसरी बात, अगर ईपी कार्ड कोई व्यक्ति अपने बना लिया तब ना डुप्लीकेट, ईपी कार्ड तो आपने ही इशू किया, 1 इशू किया या 2 इशू किया या 4 इशू किया, तो 4 इसमें नोटिस क्या करना और क्या पनिशमेंट देना और क्या करना, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 2 एपिक कार्ड, 2 एपिक कार्ड हो, 2 वोटर आईडी हो, ये तो रखना गलत नहीं है। 2 एपिक रखना गलत के बात कैसे? आपने 2 इशू किया, बाद वाला जो इफेक्टिव है, पहले वाला इनफेक्टिव हो, तो आपको लिखकर देना चाहिए था। तो उनको भी अपना पिछला कैंसिल करना चाहिए था। आपने जब दूसरा इशू कर दिया तो पहला आप कैंसिल करेंगे ना, बिल्कुल। पहले दूसरा आपने इशू कर दिया तो पहला आप कैंसिल करेंगे। और इसके अभी तो 2 आदमी का नाम आप बता रहे हैं मैं आपको बता दूं कि लाखों में ऐसी संख्या होगी, लाखों में ऐसी संख्या जी। हमें तो लगता है कि अगर आपके यहाँ 8 करोड़ वोटर है, कहीं करोड़ में संख्या न चला जाए जिनका 2-3 बड़ी बात की जी। अभी तो खुद बता रहे हैं डुप्लीकेट कार्ड इतना, बिल्कुल। कितना, कल मैंने फिगर आपको दिया था, 1 लाख कितना का दिया था किसी को, 1 लाख उतना का जो फिगर है डुप्लीकेट में, मैंने 2 कार्ड है, तो 2 कार्ड दोनों का 2 नंबर है, तो खुद तो फिगर दे रहे हैं वो, 1 लाख है कितने फिगर डुप्लीकेट कार्ड है जिसका उन्होंने नाम हटाया है। तो डुप्लीकेट का मतलब है कि दोनों कार्ड नहीं हट जाएगा, 1 कार्ड उनका जिंदा रहेगा। आपने समयांतराल में 1 कार्ड दिया किसी जगह से, फिर वो आदमी ट्रांसफर हो गया, दूसरी जगह चला गया। अब एक बात हो रही है कि एज जो पहला जो ईपिक कार्ड बना था, वो एज कोई डॉक्यूमेंट देख करके नहीं बना था। कुछ लोगों ने जो अपना मुंह से बोला, कुछ लोग न भी थे, गांव घर में बाहर पढ़ रहे थे, कहीं नौकरी में थे, उनके परिवार के लोगों ने कहा हाँ इतना उम्र होगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा गया था एपिक कार्ड में। तो जो उम्र किसी का 57 उम्र अभी हो रहा है कि 60 हो रहा है कि 55 हो रहा है, उम्र का कोई डॉक्यूमेंटेशन तो था नहीं। मुखेच्छे कानून वाली बात है, किसी ने मुंह से गांव घर में कह दिया इनका ये उम्र होगा, तो आपने लिख दिया। इस पर इतना हाई बेमतलब, मैंने कल कहा था, बेमतलब हंगामा यहाँ बहुत ज्यादा होता है। जो स्पेसिफिक बात है, ये मताधिकार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी का मत देने का अधिकार न छीने, अगर वो योग्य है,
स्वयं इलेक्शन कमीशन ने अपने पारा 2 ऑफ नोटिफिकेशन में कहा कि एक भी जोक का नाम नहीं कटे, उनको वहां स्थिर रहना चाहिए, किसी भी हालत में एक जोक का नाम नहीं कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए किसी भी योग का नाम। तो अब देखना होगा कि आगे आगे जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो क्या कुछ, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। तो अब देखना होगा कि जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो फैसला क्या कुछ निकल के आएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।